राष्ट्रीय आय किसी भी देश की वह आय होती है जो देश के हर परिवार या हर व्यक्ति की इनकम को जोड़कर निकाली जाती है। अर्थात अगर हम देश के संपूर्ण संसाधनों की आय निकाल लें तो उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगर हम इसको राष्ट्रीय आय को एक सूत्र के रूप में लिखें नेशनल इनकम को, तो हम ऐसे लिख सकते हैं जो उत्पादन के प्रत्येक साधन हैं उनसे जो मिलने वाली इनकम है उन सबका संपूर्ण योग ही राष्ट्रीय आय होगा। तो जो नेशनल इनकम होगी वो उत्पादन का पहला साधन क्या है, भूमि, लैंड प्लस भूमि, और इसको ऐसे लिखो जो इसकी जो कीमत है वो लिखो। तो भूमि से हमें क्या मिलता है, लगान प्लस, और उसके बाद दूसरा साधन क्या है, पूंजी है। पूंजी से हमें क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो ब्याज लिख लिया, भूमि, पूंजी, और उसके बाद हमें क्या मिलता है, मजदूरी को जोड़ लिया। और उसके बाद जो लास्ट में बचता है लाभ या हानि, तो हम हानि तो कभी नहीं देखते, हम हमेशा लाभ की बात करते हैं। तो अगर हम इन सब को जोड़ लें, लगान, ब्याज, मजदूरी और लाभ, यही हैं 4 साधन, और यही कुल मिला के इतना ही साधनों से हमारे देश में हर व्यक्ति की इनकम होती है। जो व्यक्ति है वो क्या कमाता है, मजदूरी है, और उस जो व्यक्ति का साधन है वो या तो लाभ कमा सकता है या ब्याज या लगान, इतने के सिवा और कहीं से भी उसको लाभ नहीं मिलता, कहीं से इनकम नहीं मिलती है। तो इतने ये सारे को जोड़ करके हम इसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो कुल मिला के आप ये जान लो कि एक देश में एक वर्ष में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती हैं उसको ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो जैसा हमने ये सूत्र से देख लिया, अब हम राष्ट्रीय आय की परिभाषा भी कर लें। राष्ट्रीय आय की परिभाषा के लिए सबसे पहले हम मार्शल की परिभाषा को देखते हैं। अब समय समय पर बहुत से अर्थशास्त्री आते जाते रहते हैं और सब लोग अपना अपना व्यू देते हैं। तो सबसे पहले मार्शल ने राष्ट्रीय आय की परिभाषा दिया और उन्होंने ये बताया कि एक देश में एक वर्ष में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती हैं, उन सब का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक वर्ष और एक देश और उसमें क्या कह रहे हैं, वस्तुएं और सेवाओं का योग, जितना भी वस्तुएं और सेवाएं हो रही हैं उन सब का योग कर दिया जाए तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, राष्ट्रीय आय मिल जाएगी, नेशनल इनकम प्राप्त हो जाएगी। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि एक वर्ष है और एक देश, बहुत अच्छी बात है, इसमें इन्होंने बहुत अच्छी बात की और उसमें उन्होंने वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं को भी जोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि एक वर्ष में एक देश में उत्पादित समस्त वस्तुएं और सेवाओं का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। और इसमें उन्होंने जो विदेशों से प्राप्त होने वाली वस्तुएं हैं उनको भी जोड़ दिया, जो शुद्ध इनकम विदेशों से मिलेगी उसको भी इसमें इन्होंने जोड़ दिया। तो एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट, अर्थात जो हम भेजते हैं, और एम मीन्स इम्पोर्ट, जो हम खरीदते हैं। तो जब हम एक्सपोर्ट हमारा हमेशा ज़्यादा होता है और इम्पोर्ट हमारा हमेशा कम होता है। तो ऐसा हम मानते हैं, इसलिए हमने x माइनस एम, या ऐसा ही लिखा जाता है, x माइनस एम के रूप में लिखा जाता है। तो ये सब अगर हम देखेंगे तो मार्शल की परिभाषा बहुत ही अच्छी थी, इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन समस्या भी थी। समस्या क्या थी? सबसे पहली समस्या ये थी दोहरी गणना से भी पहले एक गणना की ही समस्या कि सारी वस्तुओं और सेवाओं का जो पैमाना है वो अलग अलग होता है ना। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, पैमाने की समस्या। अब
पैमाने की समस्या का मतलब आप विज्ञान वाली भाषा में समझिए, पैमाने की समस्या। तो अब जैसे हम इस पैमाने की समस्या का मतलब क्या है, जैसे हम मान लो वस्तुओं में तेल, हमने तेल खरीद लिया। अब तेल की जो तेल तो लीटर में होगा, है ना, वस्तुएं और सेवाएं, तेल लीटर में होगा, सेवाएं मुद्रा में होगी, है ना, और वस्तुएं और भी हो सकती हैं, जैसे गेहूं हो गया, मोटर गाड़ी हो गई। ये सब हम कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे हमें समस्या पैमाने की है कि हम सबको कैसे जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो हमारा ये होता है 1 लीटर प्लस 3 लीटर प्लस 6 लीटर, तो हम इसको जोड़ लेते, 3 1 4 6 4 10 लीटर हो जाता हमारा। लेकिन अब हम अगर ये देखें कि यहाँ पे कहा जा रहा है 5 लीटर प्लस 2 किलो प्लस 900 रुपया। अब हमारे सामने समस्या क्या है, यही है ना कि हम इसको कैसे जोड़ेंगे। ये तो केजी में है, ये तो लीटर में है और ये रुपए में है, तो इसको कैसे जोड़ पाएंगे। तो यही जो समस्या है। अब चूंकि पैमाना यहाँ पर देखो, पैमाना एक ही था, तो एक ही पैमाना था, हमने 10 लीटर जोड़ लिया। लेकिन यहाँ का पैमाना तो अलग अलग है, सभी का पैमाना अलग है, इसका लीटर में, इसका केजी में है, इसका रुपए में है, तो कभी जुड़ ही नहीं सकता। तो एक समस्या ये थी। और दूसरी समस्या क्या थी, दोहरी गणना की समस्या। दोहरी गणना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। दोहरी गणना क्या होती है, जैसे दोहरी गणना की समस्या वो है, जैसे मान लीजिए आप बहुत सादा सा सवाल है, बहुत सादा सा उदाहरण है कि एक किसान है, वो किसान जब गेहूं उत्पादित करता है तो कुछ भाग उसका अपने खाने के लिए घर में रख लेता है और कुछ भाग बाजार में बेच देता है, बाजार में चला गया। तो जो गणना होगी वो घर वाले की तो होगी नहीं, जो बाजार में गया केवल उसकी होगी। तो एक समस्या दोहरी गणना से ये है कि मतलब पूरी वस्तुएं ले ही नहीं जा रही हैं, और ये जो बाजार में गया है, ये बाजार में गेहूं की गणना हो चुकी। अब ये जो है, मान लो जो गेहूं वहाँ बाजार में गया था, गणना के बाद इससे आटा बन गया। अब आटा की फिर से गणना हो गई, दोहरी गणना हो गई ना। फिर अगर मान लो आटे से और कुछ बनाया गया, रोटी बनाई गई, फिर उसको रोटी को बेच दी गई, तो ये तीसरी बार उसी एक उत्पादन की तीसरी बार गणना हो रही है। मतलब इस तरह से एक ही वस्तु की गणना कई बार हो जाती है। ऐसा इसमें कहीं भी नहीं लिखा है मार्शल की परिभाषा में कि दोहरी गणना नहीं की जाएगी। तो जो ये समस्याएं, दो समस्याएं थी, ये दो समस्याएं जो हैं उन्होंने मार्शल की परिभाषा को फ्लॉप कर दिया। ठीक है, तो ये मार्शल की परिभाषा में जितनी अच्छाइयाँ थी उतनी ही कमियाँ भी थी। अब हम मार्शल की परिभाषा में थोड़ा सा सुधार करने के लिए प्रोफेसर पीगू आए। पीगू ने परिभाषा वही दी, उसमें इन्होंने जोड़ दिया कि उन वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा मूल्य जोड़ लेते हैं। मुद्रा मूल्य जोड़ लेते हैं, तो जब मुद्रा मूल्य जोड़ लेते हैं तो हमारी राष्ट्रीय आय निकल आती है। अब उसकी परिभाषा को फिर से देखें। पीगू की परिभाषा ये कहती है कि एक वर्ष में एक देश में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं उनका मुद्रा मूल्य का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब मुद्रा मूल्य का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है, तो इसमें इन्होंने जो मार्शल की पैमाने की समस्या थी उसको इन्होंने सुलझा दिया। क्यों? समस्या क्या थी?
समस्या यहाँ पे यही थी ना कि हम हर एक वस्तु को अलग अलग पैमाने से कैसे जोड़ सकते हैं। तो पीगू ने ये समस्या को दूर कर दिया। तो पीगू ने परिभाषा क्या दिया? पीगू ने परिभाषा दिया, एक देश में एक वर्ष में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती हैं उनका मुद्रा मूल्य का योग और राष्ट्रीय आय कहलाता है। और उसमें उन्होंने एक और लाइन जोड़ दिया, इसमें विदेशों से प्राप्त आय को भी जोड़ लिया जाता है। तो सारा का सारा तो वही है, कोई इसमें अलग नहीं है। बस इतना था कि जहाँ पे मार्शल ने कहा था सारी वस्तुएं और सेवाएं जोड़ ली जाए, वहीं पर पीगू ने उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कह दिया कि राष्ट्रीय आय में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं होती हैं उनका मुद्रा मूल्य जोड़ लिया जाए। अब मुद्रा मूल्य आ गया तो बहुत अच्छी बात। अब कैसे देखो, जैसे यहाँ पर मान लो मैंने 5 लीटर तेल लिया था। अब 5 लीटर तेल का मूल्य हमने 60 रुपये निकाल लिया, प्लस 2 किलो अनाज जो था उसका हमने 20 रुपये निकाल लिया। 900 रुपया ये पहले से था। अब ये सभी रुपए में है, तो जब सभी रुपए में है तो 60 + 90 और 90 और 990 रुपया ये हो गया पूरा 990 रुपये। अब ये समस्या दूर हो गई, लेकिन जो दोहरी गणना की समस्या थी वो अब भी वैसी की वैसी बनी रही। तो मार्शल की परिभाषा, पीगू की परिभाषा भी लगभग फ्लॉप ही रही, लेकिन काफ़ी हद तक अभी भी सही है। अब इस परिभाषा के बाद जब मार्शल ने भी परिभाषा दे दिया, पीगू ने भी परिभाषा दे दिया, तो उसके बाद फिर और समस्या थी कि परिभाषा तो देनी ही देनी है। तो परिभाषा देने के लिए आए प्रोफेसर फिशर। प्रोफेसर फिशर, अच्छा एक बात और यहाँ पे बता दें, जो मार्शल और पीगू थे इनकी परिभाषा उत्पादन पर आधारित थी। किस पर? उत्पादन पर आधारित थी। लेकिन जब प्रोफेसर फिशर आए तो फिशर ने अपने सिद्धांत को उपभोग आधारित बनाया। इन्होंने देखा, पहले से देखा कि जो अर्थशास्त्री आ रहे हैं वो उसमें सफल हो नहीं पा रहे हैं, तो इन्होंने उपभोग आधारित परिभाषा दिया। अब उपभोग आधारित परिभाषा क्या है? उपभोग आधारित परिभाषा का मतलब जो यहाँ पे उत्पादन से संबंधित था, सारी वस्तुएं और सेवाएं जितनी भी उत्पादित होती हैं उनको जोड़ लिया जाए। तो यहाँ पे इन्होंने, फिशर ने उपभोग को आधार बनाया। उपभोग को आधार कैसे बनाया कि इन्होंने एक ऐसे समझ लो कि इन्होंने कहा कि एक देश में एक वर्ष में जितनी भी वस्तुएं उपभोग की जाती हैं उस वर्ष में केवल उतना ही जोड़ा जाना चाहिए, बाकी आय में वृद्धि है। अब वो कैसे आय में वृद्धि कैसे है? मान लो उन्होंने खुद एक ओवरकोट का एग्जाम्पल दिया। फिशर ने खुद ही एक ओवरकोट का एग्जाम्पल दिया कि एक ओवरकोट है, ओवरकोट जानते होंगे, कपड़े के ऊपर से जो पहना जाता है, तो ओवरकोट है। उस ओवरकोट की कीमत हमने मान लिया 5000, उसकी कीमत हमने मान लिया 5000 है, और ये भी मान लिया कि वो 5 वर्ष चलेगा। वो 5 वर्ष उसकी जो वो चल सकता है, 5 वर्ष हम उसको पहन सकते हैं। चलो मान लिया। तो अब हमें जो ओवरकोट को हमने 5 साल मान लिया और 5000 रुपये है, यानी हर वर्ष 1000 रुपया आएगा। हर वर्ष कितना आएगा? 1000 रुपया। 1000 रुपया हर वर्ष उस पर पड़ रहा है। तो 1000 रुपया ही उस वर्ष की राष्ट्रीय आय में जोड़ी जाएगी। बाकी जो 4000 और बच रहा है वो राष्ट्रीय आय में वृद्धि है, और वो 4000 इस वर्ष की राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ी जाएगी। फिर बाकी 1000 अगले वर्ष, फिर 1000 अगले वर्ष, 1000 अगले वर्ष, 5 साल तक ऐसे जुड़ता रहेगा।
तब जाकर के हम उसका उपभोग कर पाएंगे और राष्ट्रीय आय की ये स्थिति मानी जाएगी, इसको राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। तो जितना उपभोग किया गया है उतना ही राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाए, बाकी को क्या किया जाए, बाकी को हम वृद्धि में रख देते हैं। ये हमारे वृद्धि है, ये हमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि प्राप्त हुई है, इसको अगले बार देखेंगे। ठीक है, तो ये 1000 रुपया जो उपभोग किया उसी को ही राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा, ये फिशर ने कहा। लेकिन फिशर भी तो दूध के धुले थे नहीं, फिशर को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहली समस्या क्या थी? पहली समस्या तो यही थी कि जो हम मान रहे हैं कि 5 वर्ष चलेगा, मान लो 5 वर्ष के बजाय 4 वर्ष चला, तो अब 4 वर्ष चला तो फिर क्या होगा? उसमें ऐसा भी हो सकता है कि खो जाए, जल जाए, और कोई समस्या हो सकती है। तो ऐसी तमाम समस्याएं हो सकती हैं, तो हम इसको भी पूरी तरह से सही नहीं मान सकते हैं। तो कुल मिला के जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय को हम यही कह सकते हैं कि एक वर्ष में एक देश में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं उनके कीमतों का योग कर लिया जाए और उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ लिया जाए, यानी अंतिम वस्तुओं के उत्पादन, जो अंतिम उत्पादन है उसको जोड़ा जाए। एक वर्ष में एक देश में अंतिम वस्तुओं का उत्पादन का योग कर लिया जाए, अंतिम वस्तुओं की कीमतों का उत्पादन जोड़ लिया जाए, तो राष्ट्रीय आय होगी। अब एक शब्द अंतिम आ गया है, तो मैं इसको क्लियर कर दूं। अभी मैंने यहाँ पर कहा था कि गेहूं है, गेहूं से आटा बनता है, आटा से रोटी बनती है, तो कई जगह उसकी एक ही की गणना हो जाती है। तो यहाँ पर हम गेहूं को ना जोड़ें, आटा को ना जोड़ें, रोटी से जो हमें पैसा मिल रहा है, रोटी से जो हमें कीमत मिल रही है, हमें राष्ट्रीय आय में उसको जोड़ना चाहिए। तो हमारी जो राष्ट्रीय आय है वो हमारी शुद्ध निकलेगी और फिर ये राष्ट्रीय आय की बिल्कुल सही गणना भी होगी। तो इस तरह से हमने देखा कि राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय में हमने मार्शल और टियू का उत्पादन आधारित सिद्धांत देखा और फिशर का उपभोग आधारित सिद्धांत देखा। अब आगे की प्रक्रिया